कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका एक्सपोजन फैमिली में और स्वागत है आपका बायोलॉजी की क्लास में। मेरा नाम है संजय कुमावत। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे बायोलॉजी के फिजियोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की, जिसकी पहली क्लास हो चुकी थी। उसके बाद हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों त्वचा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। तो त्वचा से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स निकलती है हमारे सिलेबस में? रोम, जिसे हेयर्स बोलते हैं, और दूसरी स्ट्रक्चर है क्यूटेनियस ग्लैंड्स। त्वचा से में जो ग्लैंड्स होती है उसकी चर्चा करेंगे। क्यूटेनियस ग्लैंड्स में दोस्तों स्वेट ग्लैंड्स आ जाएगी, मेमरी ग्लैंड्स आ जाएगी, और सीबेशियस ग्लैंड्स, मीबोमियन ग्लैंड्स, और भी अदर ग्रंथियां हैं, उनका हम वर्णन देखेंगे या उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला डेरिवेटिव होगा रोम, जिन्हें बोलते हैं हेयर। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति होती है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से। और इसके बारे में आपको पता ही है, ये एपिडर्मिस की सबसे भीतर वाली परत होती है, जिसे हम अंकुरण स्तर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से होती है, लेकिन जो रोम होते हैं वो डर्मिस में भी डसे रहते हैं। तो इसका एक कारण है दोस्तों, इसको क्या है, पोषण लेना है। और पोषण या ब्लड सप्लाई कहाँ पाई जाती है? डर्मिस में पाई जाती है। जो जर्मिनेटिवम लेयर होती है वो भी पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? डर्मिस से प्राप्त कर सकती है। रोम की अगर स्ट्रक्चर की चर्चा करें दोस्तों, तो इसको एक गमले में लगे हुए पौधे से तुलना कर सकते हैं। तो कैसे? ये है हमारी स्किन, जिसकी दो लेयर मैंने सिंपली दो लेयर बनाई है। ये वाली अपन ने देखी थी, इसका नाम हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस, और ये लेयर है डर्मिस। इसकी जो सबसे भीतरी परत होती है ये वाली, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और इसमें क्या होती है? ब्लड सप्लाई पाई जाती है, इसी में नर्व्स होती है, इसी में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। तो बात करें अगर हम रोम की, तो रोम में बेसिकली एक होती है रोम पुटिका। इसको हम रोम पुटिका मान लेंगे। ये थैलीनुमा संरचना होती है, और इसी में क्या होती है? रोम की जड़ें। जिस प्रकार देखो, रोम पुटिका को हमने एक गमला मान लिया और इसमें पौधा लगा हुआ है, और ये पौधे की जड़ है। ये है पौधे की जड़। और इसके आसपास डर्मिस में जो ये पुटिका धसी रहती है, तो पुटिका के आसपास ब्लड वेसल्स क्या करती है? गुच्छा बना लेती है। क्या बना लेती है? गुच्छे का निर्माण कर लेती है। उसे हम क्या बोलते हैं? रोम पेपिला। ये गुच्छा क्या है? इसकी रूट तक जाता है, इसकी रूट तक जाता है दोस्तों। और ये है रोम कांड। अगर हम इसकी अलग से स्ट्रक्चर देखें, रोम की, और इसमें ये ब्लड वेसल्स आएगी और गुच्छे का निर्माण कर लेती है। तो इसी में रूट वाला भाग हो गया, और ये गुच्छा क्या कहलाता है? रोम पेपिला कहलाता है। और ये जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर या फॉलिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हेयर फॉलिकल के नाम से जानते हैं, ये क्या कहलाएगी? रोम पुटिका कहलाएगी। और इसे बोलते हैं दोस्तों रोम कांड।
तो रोम की संरचना अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से भाग होंगे। सबसे पहला भाग होगा रोम पुटिका, दूसरा भाग होता है इसका रोम की जड़, और तीसरा भाग होगा इसका रोम पेपिला। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है इसे। चौथा भाग होता है रोम कांड, और दोस्तों जब इसकी अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। रोम कांड के कितने भाग हो जाएंगे? 3 भाग हो जाएंगे। पहला होता है उपत्वचा, जिसे बोलते हैं क्यूटिकल, और दूसरा भाग हो जाएगा इसका कोर्टेक्स, और तीसरा भाग हो जाएगा मेडुला। और इसी के साथ एक विशेष स्ट्रक्चर और पाई जाती है रोम में, या रोम से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है जो रोम के चलन का कार्य करती है, रोम को चलाने का कार्य करती है। तो ये विशेष स्ट्रक्चर होती है इरेक्टर पिलाई पेशियां। पिलाई मसल्स। रोम की स्ट्रक्चर में दोस्तों ये 5 भाग होंगे: रोम पुटिका, रोम की जड़, रोम पेपिला, रोम कांड और इरेक्टर पिलाई मसल्स। तो सबसे पहले बात करें रोम पुटिका की, तो ये क्या है? डर्मिस में धसा हुआ भाग होता है और थैलीनुमा भाग होता है, जो क्या कहलाएगा? रोम पुटिका कहलाएगा। तो इसके बारे में क्या हो जाएगा? डर्मिस में धसा हुआ थैलीनुमा भाग क्या कहलाता है? रोम पुटिका कहलाता है। और रोम की जड़ क्या होती है दोस्तों? रोम पुटिका की कोशिकाएं सक्रिय कोशिका विभाजन से किसका निर्माण करेगी? रोम की जड़ का निर्माण करेगी। और रोम की जड़ क्या करेगी? रोम की पेपिला से पोषण प्राप्त करेगी। तो ये रोम की पेपिला क्या चीज है? रोम की पेपिला हो जाएगी डर्मिस की रक्त वाहिनियां रोम पुटिका के आसपास, रोम पुटिका में क्या निर्माण करेगी? गुच्छे का निर्माण करती है। और इसे क्या बोलेंगे हम? रोम पेपिला कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? रोम पेपिला। इसके बाद रोम कांड। एपिडर्मिस तक जो भाग जाएगा इसका, रोम का जो भाग सीधा एपिडर्मिस के बाहर तक निकला हुआ होता है और सीधा खड़ा हुआ होता है। दोस्तों ये गमला है, इसमें एक पौधा लगा हुआ है, तो पौधे का तना वाला भाग क्या हो गया? रोम कांड हो गया। जड़ वाला भाग क्या हो गया? रोम की जड़ हो गया। और इसमें जो पुटिका है वो किसका? ये जो गमला है वो क्या कहलाएगा? रोम की पुटिका कहलाएगा। और रोम पेपिला क्या है? मिट्टी में जो जड़ें दबी हुई है उसको हम मान सकते हैं रोम पेपिला, या मिट्टी मान लो रोम पेपिला है, वो भी सघन रूप में उपस्थित होती है। अब हम रोम कांड की बात करेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगा दोस्तों, हेयर से रिलेटेड। तो रोम कांड ये क्या होती है? एपिडर्मिस तक निकला सीधा व ठोस भाग क्या कहलाएगा? ये देखो सीधा निकलेगा और ठोस भाग होता है ये। और यही क्या है? ये भी क्या है? किससे बनता है? ये केरेटिनाइजेशन से बनता है। ये जो सेल्स है यहाँ पर रोम पुटिका में
सेल से उनका क्या है, धीरे 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 केरेटिनाइजेशन होता जाता है, तो वो निर्जीव होती जाती है और किसका निर्माण करेगी, रोम कांड का निर्माण करेगी। और दोस्तों इसको हम, ये क्या है, वृद्धि करता रहता है टाइम टू टाइम, और हम इसकी कटिंग भी करते रहते हैं। जैसे हमारे जो हेड के जो हेयर है उनकी कटिंग होती रहती है, और हेयर की कटिंग होती है, लेकिन हमें क्या है, पेन फील नहीं होता। पेन इसलिए फील नहीं होता क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो दोस्तों याद रखना है, बायोलॉजी में जहाँ कहीं भी ब्लड सप्लाई एब्सेंट है, इसका मतलब वो पार्ट पेन रहित है या पेनलेस पार्ट है। ये क्या होता है, रोम कांड निर्जीव होता है, किरेटिनीकरण, केरेटिनाइजेशन के कारण से इसका निर्माण होता है। और इसी रोम कांड की अनुप्रस्थ काट से हमें 3 लेयर मिलती है। दोस्तों इसको हम रोम कांड मान के चले और इसकी इस तरीके से कटिंग करें, टीएस ले या अनुप्रस्थ काट काटे, तो हमें 3 भाग दिखाई देंगे। इसमें 3 भाग दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो जब सबसे बाहर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल लेयर। तो ये तो क्या है, एक तरीके से ये मान लो सुरक्षात्मक आवरण है, और ये क्या है, स्तल की कोशिकाओं से निर्मित होता है और निर्जीव आवरण होता है। दूसरा जो आवरण है, सेकंड आवरण या बीच का जो आवरण है, ये क्या है, बहुस्तरीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इसके बीच बीच में, इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, रंगाकण पाए जाते हैं। तो रोम कांड की कोर्टेक्स स्तर में या कोर्टेक्स स्तर में जो कोशिकाएं होती है उनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, रंगाकण पाए जाते हैं। और इन्हीं रंगाकणों के कारण, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इन्हीं रंगाकणों के कारण हमारे बाल क्या है, रंग वाले होते हैं या काले रंग के होते हैं। तो रंग प्रदान करने का काम करेगा बालों को कौन, रंगाकण। तो रोम कांड के कोर्टेक्स की कोशिकाओं के मध्य रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण पाए जाते हैं जो बालों को रंग प्रदान करते हैं। आजकल सफेद बाल होना बहुत ही बड़ा इश्यू हो गया है। बच्चों की छोटी उम्र में ही क्या है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो उसका साइंटिफिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बालों में क्या है, रंगाकण पाए जाते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है, इन रंगाकणों की कमी हो जाए, इन रंगाकणों की कमी के कारण, कमी से क्या हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना है, रंगाकण की कमी बालों के सफेद होने का कारण है। और रंगाकण कहाँ पाए जाते हैं, रोम कांड की कोर्टेक्स स्तर की कोशिकाओं के मध्य पाए जाते हैं। अब तीसरी बात है मेडुला की। मेडुला क्या है, इस रोम कांड की मुख्य अक्ष का निर्माण करती है, अर्थात इसको सहारा प्रदान करने वाली जो अक्ष है उसका निर्माण करती है। और इसकी कोशिकाएं क्या हो सकती है, किस प्रकार की होती है, बहुकोणीय कोशिकाएं होती है, बहुकोणीय कोशिकाएं होती है। मेडुला जिसे बोलते हैं तीसरे स्तर को, या बीच वाला स्तर होता है। दोस्तों बायोलॉजी में मेडुला वर्ड और कोर्टेक्स वर्ड बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। किसी भी चीज के पार्ट करें तो बाहरी स्तर कोर्टेक्स और बीच वाला स्तर क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। तो ये था रोम कांड। अब इसके बाद हम बात करेंगे
रोम कांड के बाद बात करते हैं हम इरेक्टर पिलाई पेशियों की। आपने रोंगटे खड़े होने वाली बात या कहावत सुनी होगी कि रोंगटे खड़े होना। तो रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है भयभीत होना। और आपने देखा भी होगा, आपके भी कभी रोंगटे खड़े हुए होंगे दोस्तों, कभी जब सर्दी पड़ती है या व्यक्ति अत्यधिक भयभीत होता है या ज्यादातर एक्साइटेड हो जाता है, उस समय हमारे शरीर के रोम क्या है, खड़े हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं और हम बोलते हैं यार देखो हमारे रोम खड़े हो गए। तो वो क्या है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये किसके द्वारा हो रहा है, इरेक्टर पिलाई पेशियों के द्वारा हो रहा है। जो रोम की स्ट्रक्चर हमने देखी थी उसमें जो रोम पुटिका थी, देखो इसको एक मसल्स मान के चले तो एक सिरा क्या है, रोम पुटिका में था और एक सिरा क्या है, डर्मिस में था। तो डर्मिस और रोम पुटिका में मसल्स पाई जाती है, इरेक्टर पिलाई मसल्स। तो इनमें जैसे ही संकुचन होता है तो वो क्या है, रोम खड़े हो जाएंगे हमारे। तो दोस्तों सर्दियों के समय या भय के समय ये अनैच्छिक प्रकार की पेशियां सक्रिय हो जाती है और अपने बालों को क्या है, खड़ा कर देती है। तो इरेक्टर पिलाई पेशियों का योगदान क्या है, ये क्या होती है, ये अरेखित पेशियां होती है जो रोम पुटिका से डर्मिस, चर्म चर्म जिसे बोलते हैं, चर्म तक फैली रहती है और इनमें संकुचन से, इनमें या इनका कार्य अगर हम देखें तो ये रोम की गति का संचालन करती है। इनमें संकुचन से भय के समय, ठंड के समय या फिर अत्यधिक अधिक उत्तेजना के समय क्या हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। तो रोम खड़े होने का कारण क्या है, इरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन। तो दोस्तों ये थी रोम की बात। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरा डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस ग्लैंड्स या त्वचीय ग्रंथियां। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा त्वचीय ग्रंथियां। इनका निर्माण कैसे होता है वो भी देखेंगे। त्वचीय ग्रंथियां, इनको बोलते हैं क्यूटेनियस ग्लैंड्स। इनका निर्माण अधिचर्म की अधिचर्म की अंकुरण स्तर की सेल्स या कोशिकाओं के क्या, इनवेजिनेशन या फोल्डिंग, इनवेजिनेशन को बोलते हैं अंतर्वलन, अंतर्वलन से होता है।
त्वचीय ग्रंथियां किससे निर्मित होती है? अधिचर्म की अंकुरण स्तर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर की जो कोशिकाएं हैं उनके अंतर्वलन से निर्मित होती है। और ये कौन कौन सी है, इनके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले क्या है, और ये जो त्वचीय ग्रंथियां होती है किस प्रकार की होती है? ये बाह्य स्त्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं। ये क्या होती है? बाह्य स्त्रावी एक्सोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो ये एक्सोक्राइन क्या होता है दोस्तों? बायोलॉजी में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो वर्ड्स है। तो एंडोक्राइन तो एक पूरा सिस्टम है जिसे हम पढ़ेंगे, और एक्सोक्राइन अभी हम देख रहे हैं दोस्तों। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्रंथियां होती है जो अपने सिक्रेशंस ट्यूब के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, या ट्यूब की फॉर्म में पाई जाती है बाह्य स्त्रावी ग्लैंड्स। और अंतःस्त्रावी ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो जो अपने रसायन या अपने स्त्राव को ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। उनमें किसी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है, वो नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है, और ये नलिका सहित ग्रंथियां कहलाती है दोस्तों। तो ये कैसी होती है? ये बाह्य स्त्रावी प्रकार की होती है। और दोस्तों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके सिक्रेशंस 3 प्रकार से होते हैं। ये एडवांस बात है लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा आपको। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके सिक्रेशंस 3 प्रकार से होते हैं, या वो 3 प्रकार की हो जाती है सिक्रेशंस के आधार पे, स्त्रवण के आधार पे। ये स्त्रवण के आधार पर बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? ये होती है एपोक्राइन, मीरोक्राइन और होलोक्राइन। 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। तो सबसे पहले बात करें अगर एपोक्राइन की, तो इस प्रकार की ग्रंथियां क्या होती है, एक ही जगह से सीक्रेट करेगी, या जो इनमें जो कोशिकाएं पाई जाएगी उसकी प्लाज्मा झिल्ली में, मान लो ये कोशिका है, यहाँ से कोई सिक्रेशन होना है तो वो इस प्लाज्मा झिल्ली के कोई एक पोर्शन से होगा, एक पोर्शन से होगा। मान के चलो यहाँ से अगर कोई सिक्रेशन बाहर निकल रहा है, या एक ही जगह से कोई सिक्रेशन बाहर निकले, तो इस प्रकार की जो ग्रंथियां बनती है वो क्या कहलाएगी? एपोक्राइन टाइप की कहलाएगी। अब बात करें मीरोक्राइन की, तो मीरोक्राइन में दोस्तों जो स्त्राव होता है वो एक्सोसाइटोसिस प्रकार का होता है। एक्सोसाइटोसिस ये क्या है? कोशिका विज्ञान का टर्म है, कोशिका विज्ञान की टर्म है, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? मान लो ये कोई कोशिका है, इसे किसी प्रकार का सिक्रेशन देना है, या यहाँ जो भी पदार्थ है उनको बाहर निकालना है इसको। तो जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी? सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर बढ़ेगी, और ये जो पदार्थ है इनको क्या है? इस साइड में ले लेगी। तो ये पदार्थ किसमें आ गए? इसमें आ गए। फिर आगे वाली स्टेज में ये सेल क्या करेगी? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। ये जो सारे जो एक्सक्रीटिव पदार्थ है जिन्हें हमें स्त्रावित करना है वो इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। और अंतिम स्टेज में ये जो पदार्थ है वो है, ये जो सेल है ये इस तरीके से बाहर छोड़ देगी इनको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर फोल्ड होगी और इनको अपने अंदर लेगी, पुटिका का निर्माण करेगी, और बाहर की ओर इस प्रकार से निर्मित गांठ का फॉर्मेशन करेगी और बाहर की तरफ इनको छोड़ देगी। तो ये बाहर की ओर रिलीज हो गए और ये वापस प्लाज्मा झिल्ली
अपनी जगह पे आ जाएगी या फिर नई प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जब कोई भी पदार्थ सेल के अंदर से बाहर की ओर निकलता है तो उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और इसी की उल्टी मेथड, किसी भी पदार्थ को बाहर लेना है तो ये बाहर की ओर एक्सटेंड होगी और इस मैटर को क्या है भीतर की ओर ले लेगी। इस चीज को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब तीसरा प्रकार हो जाएगा सिक्रेशन का हमारे पास होलोक्राइन प्रकार का। तो होलोक्राइन क्या होता है? होलोक्राइन में पूरी जो कोशिका है उसकी प्लाज्मा झिल्ली क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की ग्रंथि है वो पूरी क्या है? रप्चर हो जाएगी और ये केवल क्या है इसका सिक्रेशन बच जाएगा। तो इसमें तो जो पूरी सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? रप्चर होगी और सिक्रेशन बाहर निकलेगा। उस प्रकार के सिक्रेशन वाली जो ग्लैंड्स होती है उनको बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा स्त्राव बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं मीरोक्राइन। इस मीरोक्राइन को एक क्राइन के नाम से भी जानते हैं, एक क्राइन, एक क्राइन या मीरोक्राइन। और एक होती है एपोक्राइन। इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर एक पोर्शन से किसका स्त्राव होगा? पदार्थों का स्त्राव होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्वचीय ग्रंथियों के प्रकार की, या कितनी त्वचीय ग्रंथियां हमें देखनी है। तो सबसे पहले जो हम ग्लैंड्स के बारे में देखने वाले हैं, तो सबसे पहली ग्रंथि हो जाएगी हमारी श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, स्वीट ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स के नाम से बोलते हैं, इसे स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। इस प्रकार की ग्रंथियां, इस प्रकार की ग्रंथि है वो कैसी होती है? ग्रंथि का प्रकार, इसका प्रकार देख लेते हैं। ये होती है सरल नलिकाकार। कैसी होती है? सरल नलिकाकार होती है। और अभी जो हमने तीन प्रकार देखे उसमें से कौन से टाइप की होती है ये? उसमें दो प्रकार की होती है, एक तो मीरोक्राइन भी हो सकती है, मेनली तो क्या है मीरोक्राइन प्रकार की होती है, और दूसरी होती है एपोक्राइन। दोस्तों श्वेत ग्रंथि या श्वेत ग्लैंड्स नाम से ही पता चल रहा है ये किसका स्त्राव करेगी? पसीने का स्त्राव करेगी। तो इसका प्रकार अगर हम देखें तो ये सरल नलिकाकार होती है और मीरोक्राइन प्रकार की होती है। मेनली अधिकांशतः किस प्रकार की होती है? मीरोक्राइन प्रकार की। हमारी बॉडी में अधिकांशतः मीरोक्राइन प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स होती है, लेकिन कुछ भाग जैसे गुप्तांगों के पास, गुप्तांगों के पास, गुदा के पास, या आंख की पलक के पास, ये तीन स्थानों पर जो कोशिकाएं होती है, श्वेत ग्रंथियां होती है, वो कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है दोस्तों। और बाकी जगह पे कैसी होती है? मीरोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स होती है। अगर हम बात करें श्वेत ग्रंथियों की तो ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में पाई जाती है। पूरे शरीर में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल संख्या होगी इनकी लगभग 25 लाख। संख्या की अगर हम बात करें तो कितनी होगी? 25 लाख। और सर्वाधिक संख्या कहाँ होती है? सर्वाधिक संख्या होती है इसकी तलवों, जो पैर के तलवे होते हैं उनमें, और हथेलियों में। तलवों और हथेलियों में ये दो जगह ऐसी होती है जहां पर इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। तलवों और हथेलियों के अलावा एक जगह और होती है एक्जिला,
या जिसे एक्जिला वाला भाग होता है, हमारे एक्जिला भाग में, एक्जिला तलवों और हथेलियों में इनकी संख्या क्या है, सर्वाधिक होती है दोस्तों। ये होता है हमारा पामर रीजन। तो पाम्स में भी क्या है, स्वेट ग्लैंड्स संख्या में अधिक होती है, और जो तलवे वाले रीजन होते हैं उसमें भी संख्या ज़्यादा होती है इनकी, और ये एक्जिला वाला रीजन होता है वहाँ भी स्वेट ग्लैंड्स की संख्या सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें इनके कार्य की, सबसे पहले तो ये कहाँ ओपन होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है ये भी देख लेते हैं। तो श्वेत ग्रंथियां डर्मिस से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होकर कहाँ खुलती है, एपिडर्मिस के बाहर की ओर खुलती है। याद रखना है दोस्तों, कहाँ ओपन होती है, एपिडर्मिस पर बाहर की ओर ओपन होती है। और इनका सिक्रेशन, इनका स्त्राव क्या कहलाएगा, पसीना। ये पसीने का स्त्राव करती है, और इसमें पसीने के रूप में क्या क्या बाहर निकलते हैं दोस्तों, इसमें निकलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात जल। जल के साथ निकलेगी यूरिया, कुछ मात्रा में लवण और कुछ CO2। ये चार पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। और ये जो फिनोमिना हमारी बॉडी में होता है वो किस वजह से होता है, ये इसका कार्य है। कार्य से पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी में क्यों सीक्रेट होता है पसीना। तो ताप नियमन इसका कार्य हो जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, हमारी बॉडी में जो थर्मो रेगुलेशन का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, श्वेत ग्रंथि द्वारा। तो इसको हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब गर्मियों के दिनों में हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रखना पड़ता है, उस समय क्या है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है दोस्तों। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ ना जाए इसके लिए हमारे शरीर द्वारा पसीने के रूप में या श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीना स्रावित होता है। और वो पसीना जब वाष्प बन के उठता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो उसका तापमान क्या है, नियमित रहता है। तो ताप नियमन का कार्य क्या है, श्वेत ग्रंथियों का कार्य है ताप नियमन। और इसी की वजह से पसीना आएगा दोस्तों। और पसीने में जो लवण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें लवण होने के कारण कि ये पसीना क्या होता है, नमकीन प्रकार का होता है, नमकीन होता है स्वाद में। और इसमें यूरिया और CO2 का एक्सक्रेशन होता है। यूरिया का सिक्रेशन वैसे हमारे सिस्टम बना हुआ है, उत्सर्जन तंत्र किडनी के द्वारा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यूरिया का सिक्रेशन पसीने के द्वारा भी होता है। तो ये था श्वेत ग्रंथियों के बारे में दोस्तों। ये सरल नलिकाकार होती है, मीरोक्राइन प्रकार की होती है अधिकांशतः, तो संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। इनकी संख्या लगभग 25 लाख या 2.5 मिलियन होती है। और ये कुछ भागों जैसे गुप्तांगों के पास, गुदा के पास या आंख की पलक के पास क्या होगी, एपोक्राइन प्रकार की होगी। और तलवों, हथेलियों और एक्जिला रीजन में इनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे सीबेशियस ग्लैंड्स की या तेल ग्रंथियों की। तो दूसरा हमारा बिंदु होगा या दूसरी हमारी जो ग्रंथि होगी वो क्या होगी, सीबेशियस ग्लैंड्स। तेल या सीबेशियस ग्लैंड। ये क्या होती है, अगर इसका प्रकार देखा जाए, ये किस प्रकार की कोशिका है, अगर इसकी हम चर्चा करें
तो सीबेशियस ग्लैंड्स दोस्तों एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि, सीबेशियस ग्लैंड्स होलोक्राइन प्रकार की होती है। सॉरी दोस्तों, जो सीबेशियस ग्रंथि का प्रकार है वो क्या होता है, होलोक्राइन। होलोक्राइन मीन्स इनका स्त्राव कैसे निकलेगा, पूरी कोशिका को तोड़ के या पूरी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो नष्ट होगी और उसके बाद इनका सिक्रेशन बाहर निकलेगा। ये इसके साथ साथ क्या होती है, ये शाखित प्रकार की होती है। होलोक्राइन होती है लेकिन शाखित भी होती है, और शाखित नलिकाकार या कोष्ठीय, शाखित कोष्ठीय प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो ये होलोक्राइन होती है, शाखित होती है और कोष्ठीय प्रकार की ग्रंथि होती है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण रोम पुटिका, जो हमने रोम के बारे में देखा था, उसकी जो रोम पुटिका है, रोम पुटिका के पास होता है। और जब भी इसका सिक्रेशन होगा, रोम पुटिका के पास होगी दोस्तों, इसका सिक्रेशन होगा तो ये जो ग्रंथियां है या क्या है, ये नष्ट हो जाएगी और इनका सिक्रेशन बच जाएगा। और सिक्रेट होने के बाद जो इनका सिक्रेशन निकलेगा, उस सिक्रेशन को बोलते हैं सीबम। सीबम एक तेलीय पदार्थ होता है जो क्या करता है, रोम पुटिका के जो रोम कांड होते हैं या रोम वाली स्ट्रक्चर है उसको क्या है, नम बनाए रखता है और चिकना बनाए रखता है। तो इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इसका स्त्राव हो जाएगा, उसे बोलेंगे सीबम। एक तेलीय स्त्राव होता है ये। और क्या काम करता है, इसका कार्य क्या हो जाएगा, रोम को नम बनाए रखना। रोम को नम बनाए रखना। तो होलोक्राइन ग्लैंड सीबेशियस ग्लैंड्स होती है, जिसका जो क्या है, इसका निर्माण रोम पुटिका से होता है। इसका स्त्राव क्या कहलाता है, सीबम कहलाता है। ये एक तेलीय प्रकार का स्त्राव होता है। इसका कार्य क्या है, रोम को नम बनाए रखना। और ये हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है और कहाँ नहीं पाई जाती है, ये हमारे शरीर में दो जगहों को छोड़ करके पूरी बॉडी में पाई जाती है। तो वो दो जगह कौन कौन सी है, वो दो जगह है दोस्तों, हाथ की हथेली और पैर का तलवा। तो इनकी उपस्थिति अगर हम देखें तो हथेली और तलवों को छोड़ करके, हथेली और तलवों को छोड़ करके संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। कौन, सीबेशियस ग्लैंड्स। हमने बात की थी स्वेट ग्लैंड्स की। स्वेट ग्लैंड्स हमारी पूरी बॉडी में थी, लेकिन इन दो जगहों और एक्जिला रीजन में सर्वाधिक मात्रा में थी। लेकिन जो ये स्वेट सीबेशियस ग्लैंड्स है वो इन दो जगहों को छोड़ करके पूरे शरीर में पाई जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की ग्रंथि। ये थी दूसरी ग्रंथि जिसे हम तेल ग्रंथि या सीबेशियस ग्लैंड्स बोल रहे थे। अब हमारी जो तीसरी ग्रंथि है उसका नाम हो जाएगा स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये संयुक्त नलिकाकार एवं एपोक्राइन प्रकार की होती है। एपोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स होती है दोस्तों ये।
एपोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स है, तो जो इनका सिक्रेशन है वो एक जगह से बाहर निकलेगा, केवल एक स्थान से बाहर निकलेगा, स्तन ग्रंथि का स्त्राव। और इसका स्त्राव क्या होता है? दुग्ध होता है दोस्तों। इसके स्त्राव का क्या नाम हो जाएगा? दुग्ध। और जो मादाएं होती है, मादाओं में ये स्तन ग्रंथियां अधिक विकसित होती है पुरुषों की तुलना में, और मादाओं के स्तनों से दुग्ध का स्त्रवण होता है, और वो दुग्ध जो नवजात शिशु होता है उसके लिए उसको पोषण प्रदान करता है दोस्तों। और इस दुग्ध के स्त्रवण में एक हार्मोन की भूमिका होती है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि डिलीवरी के समय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों दुग्ध के स्त्रवण में तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम आएगा, लेकिन इसके निर्माण में, स्तन ग्रंथियों के निर्माण में और दुग्ध के निर्माण में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी चर्चा हम फिर से करेंगे एंडोक्राइन वाले सिस्टम में दोस्तों। तो फिलहाल स्तन ग्रंथि का स्त्राव क्या होता है? दुग्ध होता है, और ये कैसी ग्रंथि होती है? एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। और ये किस स्थान पर पाई जाती है? स्थान, ये किस स्थान पर पाई जाती है? उपस्थिति अगर हम देखें इनकी, तो वक्ष, वक्ष वाले, वक्ष में पाई जाती है, इसे बोले हैं। तो ब्रेस्ट रीजन में क्या होती है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। और इनका रूपांतरण अगर हम देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण होती है, तो हमें याद रखना है स्तन ग्रंथियां सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण होती है। किसका रूपांतरण होती है? सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण होती है। ये सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण होती है। अब हम बात करें आगे वाली ग्रंथि की, तो हमारे जो नेक्स्ट ग्लैंड होगी वो होगी सिरुमिनस ग्लैंड। इसका नाम हो जाएगा सिरुमिनस ग्रंथि। दोस्तों ये ग्रंथि हमारे बाह्य कर्ण की गुहा में, बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर, उसकी गुहा में उपस्थित होती है। सिरुमिनस ग्रंथि। सिरुमिनस ग्रंथि की बात करें तो ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है, श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। और इनकी उपस्थिति अगर हम देखें तो ये शरीर में कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी बाह्य कर्ण गुहा में। हमारा जो ईयर वाला रीजन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है बाह्य कर्ण, उसकी जो कैविटी है दोस्तों उसमें पाई जाती है। और ये सेल्स किसका स्त्राव करेगी? इनका जो स्त्रावण है वो क्या कहलाएगा? इनका जो सिक्रेशन है वो कहलाएगा सिरुमिन। सिरुमिन ये भी एक क्या होता है? तेलीय स्त्राव होता है, तेलीय गाढ़ा स्त्राव होता है। और इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य हो जाएगा कर्ण पटल की सुरक्षा, कर्ण पटल की सुरक्षा। एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में एक पर्दा होता है, उस पर्दे को बोलते हैं ईयर ड्रम। और उस ईयर ड्रम की सुरक्षा के लिए, उसको नम बनाए रखने के लिए क्या काम, कौन काम आएगा? सिरुमिन। सिरुमिन सिरुमिनस ग्लैंड्स द्वारा स्त्रावित एक तेलीय गाढ़ा स्त्राव होता है जो कर्ण पटल को सुरक्षा प्रदान करता है।
दोस्तों अब तक जो भी हमने देखा, इनके नाम से पता चल रहा है कि कौन से प्रकार की ग्रंथि है और किसका स्त्राव करेगी। सिरोमिनस ग्रंथि सिरोमिन का स्त्राव करेगी, सीबेसियस ग्लैंड सीबम का स्त्राव करेगी, और स्वेट ग्लैंड पसीने का स्त्राव करेगी। और उसके साथ हमने देखा है मेमोरी ग्लैंड किसका स्त्राव करेगी, दुग्ध का स्त्राव करेगी। अब हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड हो जाएगी या नेक्स्ट ग्रंथि की अगर हम चर्चा करें तो वो हो जाएगी मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड पांचवी ग्रंथि है मीबोमियन। यह क्या है, इसका प्रकार अगर हम देखें तो ये होती है एपोक्राइन प्रकार की, एपोक्राइन ग्रंथि। और किसका रूपांतरण होती है, यह है सीबेसियस ग्लैंड्स का रूपांतरण होती है दोस्तों। सीबेसियस ग्रंथियों का रूपांतरण है। और ये किसका, ये कहाँ पाई जाएगी, ये हमारी जो आंख की पलक है, आईलिड जिसे बोलते हैं, आईलिड के आगे बरोनिया पाई जाती है जिसे आई लेसेस बोलते हैं। आईलिड और आई लेसेस के जो जो मीटिंग पॉइंट होता है उसके नीचे या कहे पलक के नीचे क्या पाई जाएगी, मीबोमियन ग्लैंड्स पाई जाएगी। तो इसकी उपस्थिति अगर हम देखें तो ये कहाँ पाई जाएगी, आंख की पलक के नीचे। और इसका स्त्राव क्या होता है, एक तेलीय स्त्राव होता है दोस्तों। तेलीय स्त्राव होता है जो क्या कार्य करता है, कोर्निया को नम बनाए रखता है। कोर्निया का स्नेहन करती है या कोर्निया को नम बनाए रखने का काम कौन करेगी, मीबोमियन ग्लैंड करेगी, नम बनाती है और उसकी सुरक्षा करती है। तो ये थी मीबोमियन ग्लैंड जो एक एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, एपोक्राइन। और सीबेसियस ग्रंथि का रूपांतरण होती है और कहाँ पाई जाती है, आंख की पलक के नीचे। और स्त्राव क्या है इसका, एक तेलीय प्रकार का या ऑयली प्रकार का सिक्रेशन होता है और कार्य होता है कॉर्निया को नम बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आ जाएगी हमारी जेस ग्रंथियां। जेस ग्रंथियां, जायज की ग्रंथियां, कुछ भी बोल दो, जायज या जेस ग्रंथि। ये भी कहाँ पाई जाएगी, ये भी आंख की बरोनियों बरोनियों के आगे वाले भाग पर पाई जाएगी या आंख की बरोनियों में पाई जाएगी। जो आई लेसेज है वहां पर क्या पाई जाएगी, जेस की ग्रंथियां पाई जाएगी। और इसका कार्य क्या होता है, बरोनियों को नम बनाए रखने का कार्य है दोस्तों। ये आंख की बरोनियों, आई लेसेज, भौहें जिसे बोलते हैं, आई लेसेज में उपस्थित होती है। इनका स्त्राव भी क्या होता है, तेलीय प्रकार का होता है। इनका स्त्राव क्या होता है, तेलीय, ऑयली होता है। और इसका कार्य क्या होता है, बरोनियों को नम बनाए रखना, बरोनियों को नम बनाए रखना। ये भी सीबेसियस प्रकार की है क्योंकि तेलीय स्त्राव दे रही है। तो इनका रूपांतरण क्या है, सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट ग्रंथि बचती है, उसका नाम हो जाएगा पेरिनियल ग्लैंड।
उसका नाम हो जाएगा पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि दोस्तों, पेरिनियम वर्ड मूत्र जनन छिद्र और एनस, उन दोनों के बीच के रीजन को बोलते हैं। या पेरिनियम जो वर्ड आता है वो मूत्र जनन छिद्र और एनस के बीच का या गुदा के बीच के रीजन को बोला जाता है, और वहीं पर क्या पाई जाएगी, पेरिनियल ग्रंथियां पाई जाएगी। तो इनकी उपस्थिति अगर हम देखें तो ये कहाँ पाई जाएगी, ये मूत्र जनन छिद्र व गुदा के बीच के स्थान, इस पूरे स्थान को हिंदी में बोलते हैं मूलाधार। क्या बोलते हैं, मूलाधार में पाई जाएगी, को बोलते हैं मूलाधार। और यहाँ पर क्या पाई जाएगी, पेरिनियल ग्रंथि। और दोस्तों इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं सेंट ग्लैंड, इसको बोलते हैं सेंट ग्लैंड। और ये किसका सिक्रेशन करती है, ये एक गंध युक्त तेलीय पदार्थ का सिक्रेशन करती है। ये क्या किसका सिक्रेशन करेगी, गंध युक्त तेलीय पदार्थ का सिक्रेशन करेगी, इसलिए इनका नाम रखा गया है सेंट ग्लैंड। इनका स्त्राव क्या होता है, गंध युक्त तेलीय पदार्थ। और दोस्तों तेलीय पदार्थ है तो इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा, ये किसकी रूपांतरण होती है, ये भी सीबेशियस ग्लैंड्स का रूपांतरण होती है। सीबेशियस ग्रंथियों का रूपांतरण। और इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसका कार्य होता है दोस्तों लैंगिक आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन। जो सीबेस पेरिनियल ग्लैंड्स है उनके द्वारा एक सेंट मटेरियल का सिक्रेशन होता है, जो क्या काम करता है, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन का कार्य करता है। तो इसका कार्य हो जाएगा सेक्सुअल अट्रैक्शन या लैंगिक आकर्षण। ये था दोस्तों डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन के बारे में। अब हम इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखेंगे, उसका नाम है द फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन क्या कार्य करती है वो भी देख लेते हैं। वैसे जो स्किन क्या होती है पहली क्लास में हमने चर्चा की थी, ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी होती है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, स्किन है दोस्तों। तो बात करते हैं इसके कार्यों की। त्वचा के कार्य, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो होता है सुरक्षा का। तो सबसे पहला कार्य लेके चलेंगे हम सुरक्षा का कार्य। सुरक्षा दोस्तों, त्वचा हमारे शरीर के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो हमें बाह्य आघातों, बाह्य चोट लगने आदि से हमारी सुरक्षा करता है। साथ ही यह बाहरी जो सूक्ष्म जीव है उनको शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकता है, अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से अवरोध का कार्य करती है। ये जो हमारे जो नर्वस, ये इम्यून सिस्टम वाला भाग है, उसमें त्वचा का एक कार्य देखेंगे, ये भौतिक अवरोधक के रूप में काम करती है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का कार्य करती है या फिजिकल बैरियर का काम करती है दोस्तों। तो बाहर जो सूक्ष्म जीव है उनको शरीर में भीतर प्रवेश करने से रोकती है त्वचा। उसका कार्य क्या हो जाएगा,
विभिन्न बाह्य आघातों एवं रोगाणुओं से सुरक्षा का पहला कार्य हो गया। और दोस्तों दूसरा कार्य अभी हमने श्वेत ग्रंथि के कार्य में देखा था, ताप नियमन। ताप नियमन या थर्मो रेगुलेशन। तो ये क्या करती है, कूलिंग सिस्टम होता है श्वेत ग्रंथियों का, जो कि क्या होता है, त्वचा पर आ जाता है और वो क्या है, वाष्प बनकर उड़ने से त्वचा क्या है, नम बनी रहती है या ठंडी रहती है। उनका टेम्परेचर क्या है, रेगुलेट रहता है, 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन बना रहता है। तो दूसरा कार्य क्या है, ताप नियमन। तो श्वेत ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना त्वचा पर जमा होता है एवं वाष्प बनकर उड़ जाने से त्वचा को ठंडा कर देता है। इससे हमारे जो शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या बना रहता है, मेंटेन रहता है या स्थिर बना रहता है। और वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा इसका कार्य अगर हम देखें तो इसका तीसरा कार्य हो जाता है खाद्य संग्रह। नाम देख के तो पता चल रहा है कि यार त्वचा कौन सा खाद्य संग्रह करेगी, किस प्रकार ये भोजन को संग्रहित करेगी। लेकिन दोस्तों होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में चर्चा की थी आपसे, ये जो एडिपोज टिश्यू होता है वो त्वचा के नीचे उपस्थित होता है और वहां पर एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं या मोटी चमड़ी वाले व्यक्ति होते हैं उनमें स्पष्ट दिखाई देता है ये खाद्य संग्रह वाला कार्य। तो त्वचा में वसा का क्या होता है, संग्रह होता है। किस रूप में होता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में होता है। और दोस्तों जब भी हम फास्टिंग करते हैं या भोजन बाहर से नहीं ले रहे हैं तो उस समय हमारे शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन सबसे पहले क्या है, शरीर में काम आता है। उसके बाद भी अगर हम भोजन नहीं ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स है वो खत्म हो गया है तो उसके बाद किसकी बारी आएगी, जो हमारे शरीर में वसा स्टोरेज है, वसा संग्रहित है, उसको काम में लिया जाएगा। इसीलिए तो जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको डाइटिंग पे रखा जाता है कि आप कम से कम भोजन लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए ताकि उनकी एक्स्ट्रा फैट है वो डिजोल्व हो सके। ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा कार्य है त्वचा का वो हो जाएगा सिक्रेशन। अब ये सिक्रेशन भी दो प्रकार से होता है, अच्छे पदार्थों का उत्सर्जन और जो सिक्रेट किए जाने योग्य या उत्सर्जित किए जाने वाले पदार्थ है उनका उत्सर्जन। तो त्वचा द्वारा किस किस का उत्सर्जन होगा, CO2 का होगा, यूरिया का होगा या फिर साल्ट्स का होगा। ये तीन चीजों का सिक्रेशन करती है त्वचा, CO2, यूरिया और साल्ट्स का। तो इसका कार्य हो गया उत्सर्जन। इसी के साथ साथ ये क्या करती है, कंकाल निर्माण का कार्य भी करती है दोस्तों। कंकाल निर्माण ये क्या है, कंकाल तंत्र में तो बोन और कार्टिलेज आती है, तो ये क्या हो गई तो जो मेम्ब्रेनस प्रकार की बोन्स होती है उसके निर्माण में, जिसे हम कलाजात अस्थियां बोलते हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, त्वचा के द्वारा। तो दोस्तों त्वचा के द्वारा कलाजात या मेम्ब्रेनस
मेम्ब्रेनस अस्थियों का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसका रोल क्या हो जाता है, कंकाल निर्माण में भी हो जाता है। इसके साथ ही हम इसका एक और कार्य देख सकते हैं, खाद्य संग्रहण हो गया, उत्सर्जन हो गया, कंकाल निर्माण हो गया। एक छठा कार्य आता है इसका अवशोषण का। एब्जॉर्प्शन का कार्य भी क्या करती है, स्किन एब्जॉर्प्शन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वो कैसे, अवशोषण। तो दोस्तों हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि त्वचा जल के प्रति क्या होती है, अवरोधी होती है, जल को पार नहीं होने देती। अगर जल पार होता तो अपन स्किन पे जैसे ही वाटर डालते या पानी डालते तो वो हमारे शरीर में चला जाता और हमारी प्यास बुझ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो त्वचा अवशोषण का कार्य करती है। जल का अवशोषण नहीं करेगी तो फिर किसका अवशोषण करती है, तो दोस्तों ये तेलीय पदार्थों का, तेल का अवशोषण करेगी और ऊतकों को क्या है, बल प्रदान करती है, तेल का अवशोषण करती है। देखो दोस्तों, हमारे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति बोला गया है, उसमें ये वाली प्रोसेस अपनाई जाती है। किसी के जॉइंट पेन होता है, किसी के बॉडी में रूखापन आ जाता है, तो उसको क्या है, स्नेहन के नाम से तेल अप्लाई किया जाता है। और हमारे त्वचा के कार्यों में भी दिया गया है अवशोषण। तेल अप्लाई करेंगे या ऑयल का अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे शरीर को रिपेयर करेगा। इसका जो सेवंथ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हम देख सकते हैं लैंगिक आकर्षण। और हमने अभी अभी पढ़ा है लैंगिक आकर्षण किसके द्वारा किया जाएगा, लैंगिक आकर्षण का कार्य भी किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। और दोस्तों इसके द्वारा इतने कार्य किए जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक कार्य, सुरक्षा से लेकर, स्त्रावण से लेकर, अवशोषण से लेकर, खाद्य संग्रह से लेकर कंकाल निर्माण तक का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, त्वचा के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए नोट लगा के लिखना है, ध्यान से देखना है और याद रखना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जीके का या फिर जनरल साइंस का, तो वो याद रखना है दोस्तों। त्वचा शरीर में विभिन्न कार्य करती है। और वो विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं आपने देख ही लिए। इसलिए इसे शरीर का हर फनमूला अंग कहा गया है, कहा जाता है। और इस हरफनमूला की इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हरफनमूला अंग को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे बोला गया है, त्वचा को बोला गया है। ये था हमारा आज की क्लास का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट कि त्वचा को मानव शरीर का क्या बोला गया है, हरफनमूला अंग बोला गया है, हरफनमूला अंग बोला गया है। और इसका इंग्लिश वर्ड देखिए तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसे कहते हैं दोस्तों। तो ये था आज का लेक्चर और इंटेग्यूमेंट्री का लास्ट लेक्चर। इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम बहुत ही धमाकेदार बिंदु या धमाकेदार चैप्टर
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी 12th की तैयारी कर रहा है दोस्तों, या फिर नीट की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।